तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उद्देश्य क्या थे और उसको फंक्शन क्या क्या असाइन किए गए थे। ठीक है। तो जो ऑब्जेक्टिव था उसके लिए एक रेजोल्यूशन पास किया गया जो 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट हुआ। और किसने प्रपोज किया था? जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये नाम आपको याद रखना ज़रूरी है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। डायरेक्ट पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने, या तो पूछ लेंगे कौन सा रेजोल्यूशन पास किया था या कब पास किया था। ठीक है। और कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने पास किया था या प्रपोज किया था असेंबली में। और सबने इसको एक्सेप्ट क्या किया, कब किया? 22 जनवरी 1947 को। तो ये आज़ादी से पहले, मतलब कुछ महीने पहले ये सारी चीज़ें चल रही थी। ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन उठे और सडनली आज़ाद हो गए। काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है। इंडियंस, अगर उस पर हिस्टोरिकल उसमें जाएंगे तो इंडियंस ने धीमे धीमे जो गवर्नेंस में वो इंक्लूड होते गए। फिर ब्रिटिशर्स को उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि नहीं, हम खुद सेल्फ गवर्न कर सकते हैं खुद को। तो ये सारी प्रोसेस होती हैं। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव की बात आती है कि किस उद्देश्य से या क्या उन्होंने रखे कि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनाना है। ठीक है। प्रोक्लेम इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक। क्या किया? इंडिया को सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट कहा, सोवरेन कहा, रिपब्लिक कहा। अब ये टर्म्स अगर आपको इस वक्त नहीं मालूम है तो मैं यही कहूँगा कि आप, जो मेरा थर्ड लेसन आने वाला है उसमें मैं सबसे पहले इसी के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो वो आप थोड़ा सा रुक जाइए। और सोवरेन मतलब होता है कि किसी का रूल उस पर नहीं है। रिपब्लिक का मतलब है कि राजा का शासन नहीं है, जो हाईएस्ट अथॉरिटी पे है वो भी चुन के जा सकता है। तो डिटेल में इनके बारे में बात करेंगे। ठीक। इंडिया शुड बी अ यूनियन। अब इंडिया क्या है? फेडरेशन नहीं है। ठीक है। क्या है? यूनियन है। टेरिटरीज विल रिटेन देयर ऑटोनॉमस यूनिट स्टेटस एक्सेप्ट सच पावर्स असाइन टू द यूनियन। तो इस ऑब्जेक्टिव में ये था कि जो भी टेरिटरीज हैं, प्रोविंसेस हैं, स्टेट्स हैं, वो क्या करेंगे? वो अपना जो ऑटोनोमस या जो अपनी ताकतें हैं वो तो रिटेन करेंगी करेंगी, लेकिन सिर्फ कुछ पावर क्या रहेंगी, उन पावर्स को एक्सरसाइज नहीं कर पाएगी जो स्पेशली असाइन की जाएंगी यूनियन को, या जो केंद्र सरकार होगी उसको असाइन किए जाएंगे। उसको छोड़ के जो राज्य होंगे वो अपना अलग अलग यूनिट्स की तरह बिहेव करेंगे। ये भी इस ऑब्जेक्टिव में एक प्रपोजिशन था। इसके बाद था, बट द पावर एंड अथॉरिटी आर डिराइव फ्रॉम द पीपल। लेकिन जो पावर होगी, जो अथॉरिटी होगी, वो कहाँ से आएगी? वो आएगी लोगों से। मतलब डेमोक्रेसी की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक। पीपल शुड हैव जस्टिस। जस्टिस होना चाहिए, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। मतलब सोशल जस्टिस मिलना चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस मिलना चाहिए, पॉलिटिकल जस्टिस मिलना चाहिए। कोई भी चुनाव लड़ सकता है या कोई भी पॉलिटिकली रिप्रेजेंट कर सकता है अपने आप को। सोशल में आप समझ सकते हैं कि ये जो अनटचेबिलिटी था, ठीक है, तो उस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। इकोनॉमिक, सबको एम्प्लॉयमेंट इक्वल मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल मिलने चाहिए। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड बिफोर लॉ। फ्रीडम ऑफ थॉट होनी चाहिए, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्कशिप की फ्रीडम होनी चाहिए, वोकेशन की फ्रीडम होनी चाहिए, एसोसिएशन और एक्शन की फ्रीडम होनी चाहिए। तो ये सब भी उसमें था कि हम अगर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो उसके ऑब्जेक्टिव्स ये रहेंगे कि सबको सब कुछ बराबरी से मिलना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, सबको आज़ादी होनी चाहिए हर चीज़ के लिए। सेफ गार्ड टू माइनॉरिटीज़ एंड बैकवर्ड सेक्शन। और जो माइनॉरिटीज़ होंगी, जो बैकवर्ड्स, पिछड़े सेक्शंस होंगे समाज के, उनको क्या करेंगे? उनको हम एक सेफ्टी देंगे। उनको उनका उत्थान करने के लिए हम कोशिशें करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ टेरिटरी ऑफ द रिपब्लिक। हर एक टेरिटरी के इंटीग्रिटी को क्या किया जाएगा? मेंटेन करके रखा जाएगा। ठीक है। उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की जाएगी। विल प्रमोट द वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। और अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो हम किसी एक, जैसे वर्ल्ड वॉर का ये टाइम जस्ट ओवर हुआ था, तो ये था कि हम ऐसे किसी लड़ाई में नहीं फंसेंगे, कोल्ड वॉर में नहीं फंसेंगे। ठीक है। तो वर्ल्ड पीस को हम प्रमोट करेंगे, मैनकाइंड के वेलफेयर को, क्योंकि हम बहुत सब कुछ झेल के आए हैं उस टाइम पीरियड पे। तो हमने इस जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने रेजोल्यूशन में ये भी कहा कि हम वर्ल्ड पीस को प्रमोट करेंगे, हम वॉर को प्रमोट नहीं करेंगे। इट्स मॉडिफाइड वर्जन इज द प्रियम्बल ऑफ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी का ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव में जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ था, इसी को मॉडर्न फॉर्म में हम क्या कहते हैं, या उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए गए, उसमें वर्ड्स जोड़े गए, जैसे सेकुलर जोड़ा गया। ठीक है। तो इस तरीके के जो वर्ड्स जोड़े गए, फ्रेटर्निटी उसमें जोड़ा गया। तो ये हमारा क्या है, आज हमारा प्रियम्बल बन गया है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उसका बेस था, फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूशन उसी से डिराइव हुआ। और जो फाइनल स्टेटमेंट अब हम अपना, आप कह सकते हैं कि जो फर्स्ट हम उसमें पढ़ते हैं कि प्रस्तावना जिसको कहते हैं, वो हमारा क्या हो गया? प्रियम्बल हो गया प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन का। और कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आता है इंडिपेंडेंट एक्ट, और कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात हम कर रहे हैं, 22 जनवरी 1947 की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जनवरी 1947 है। और इसके बाद
आता है हमारा इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक। मतलब अगस्त आता है और हम आज़ाद हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब आज़ाद हो गए तो पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तो उसकी वजह से कुछ चीज़ें बदल जाएंगी। कुछ प्रिंसली स्टेट्स जो पहले असेंबली नहीं ज्वाइन कर रहे थे, अब वो असेंबली धीमे धीमे ज्वाइन करने लगेंगे, तो इनकी वजह से कुछ चेंजेस आने लगेंगे, राइट। क्या आएगा? असेंबली वॉज मेड फुली सोवरेन बॉडी, तो उसको क्या कर दिया गया? सोवरेन बॉडी बना दिया गया असेंबली को, कि अब वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है अपनी पसंद का, ब्रिटिश का उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, ठीक है। असेंबली ऑल्सो बिकम लेजिस्लेटिव बॉडी, तो असेंबली एक तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, ठीक है, और उसको लेजिस्लेटिव बॉडी भी बना दिया गया साथ में। तो वो जो ऑर्डिनरी लॉज हैं, मतलब अब कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें 1950 में मिला, ठीक है, तो 3 साल हम क्या करेंगे? उस वक्त भी तो कुछ लॉज होने चाहिए जो पूरी कंट्री को गवर्न करें। तो वो लॉज बनाने की पावर मतलब उसी असेंबली को दे दी गई, उसी मतलब उसी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह भी वर्क करेगी और लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह भी वर्क करेगी। और दोनों की अलग अलग मीटिंग्स होती थी, मेंबर सेम होते थे, लेकिन जब उसकी मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तौर पे होती थी, मतलब हमारा संविधान क्या होगा, तब उसके चेयरमैन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और जब लेजिस्लेटिव बॉडी की तौर पे मिलते थे तो चेयरमैन कौन होते थे? जेवी मावलंकर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या राजेंद्र प्रसाद थे या सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है, इस तरीके से, या जवाहरलाल नेहरू क्या लेजिस्लेटिव बॉडी के थे, तो भी ये प्रीलिम्स में आया हुआ है कि क्या जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थे लेजिस्लेटिव बॉडी के, तो नहीं, जीवी मावलंकर थे, राइट। तो ये आप ध्यान रखिए, जीवी मावलंकर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। ड्यू टू पार्टीशन टोटल मेंबरशिप रिड्यूस, जाहिर सी बात है कि जब अपने 389 इनिशियल रखा था, अब पाकिस्तान अलग हो गया, तो कुछ स्टेट्स और कुछ जो पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उधर चले गए, तो वो कितना डिक्रीज हो गया टोटल में? 389 में से अब 299 ही बचे रह गए, बाकी पाकिस्तान चले गए। प्रिंसली स्टेट्स कुछ ने पाकिस्तान ज्वाइन कर लिया, ठीक है, तो वो 93 से 70 अब सीट्स पे आ गए। और ब्रिटिश प्रोविंस जो पाकिस्तान में चला गया वो कितना हो गया? 296 में से 229 इंडिया में बचे, बाकी पाकिस्तान में चले गए। तो ये जो रिडक्शन आया है ये इसी वजह से आया है, पार्टीशन की वजह से। अब फंक्शंस क्या थे? रेटिफाइड इंडियंस मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन मई 1949, ठीक है। तो 1949 को इसने जो कॉमनवेल्थ, अब गेम्स भी होते हैं और कॉमनवेल्थ एक ब्रिटिश, जहाँ जहाँ पे ब्रिटिशर्स गए, कॉलोनीज बसाई, तो उन देशों के ग्रुप को कॉमनवेल्थ कहते हैं, तो वहाँ पे इंडिया ने मेंबरशिप को रेटिफाइड किया। नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया जुलाई 22 1947, ठीक है। नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया जैन 24 1950। नेशनल सॉन्ग जैन 24 1950। तो ये जैन 24 में 3 चीज़ें हुई, क्या क्या? नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया, नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया, और राजेंद्र प्रसाद को पहले प्रेसिडेंट बना दिया गया इंडिया का, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें 24 जनवरी 1950 को हुई, राइट। और फ्लैग 1947 को हुआ। तो ये जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे ये सारे डेट्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ये डेट्स भी आप ज़रूर याद कर लीजिए कि किस डेट को क्या हुआ, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैचिंग में आता है कि 22, जो मतलब सिर्फ इसकी बात नहीं है कि सॉन्ग्स क्या हुआ, काफ़ी सारे चैप्टर्स आगे भी आ जाएंगे, तो उनका होगा कि पहला आइडिया कब प्रपोज हुआ, ठीक है, नेशनल एंथम कब सेलेक्ट हुआ, नेशनल फ्लैग कब सेलेक्ट हुआ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब सेलेक्ट हुआ, और दूसरी तरफ 4 या 5 डेट्स लिखी होंगी कि 1950, 1934, 1947, तो वो आपको मैच करने के लिए आ सकता है। तो डेट्स भी आपको याद रखनी चाहिए।